जुलाई 2024 विजन IAS मासिक समसामयिकी। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? राज्य व्यवस्था एवं शासन। पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें मेन विजन IAS में 7-8 टॉपिक दिए रहते हैं। जैसे पॉलिटी टॉपिक हो गया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एंड तीसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का हो गया, एंड फोर्थ चैप्टर है सिक्योरिटी हो गया, फिफ्थ चैप्टर है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्वायरमेंट हो गया, एंड सिक्स्थ चैप्टर हो गया सोशल इशू हो गया, सामाजिक मुद्दे, एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सातवां एंड आठवां संस्कृति यानी कल्चर, और हाँ 9वां भी है नीति शास्त्र एथिक्स। 10वें में है सुर्खियों में रही कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, सुर्खियों में रहे स्थल प्लेसेस इन न्यूज, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, कुछ व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ का जिनका बर्थडे आया होगा, जिनका कुछ भी न्यूज में रहे होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे ये राज्य व्यवस्था एवं शासन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पहला विशेष पैकेज के बारे में। तो स्पेशल पैकेज क्या होता है इसके बारे में मेनली तो हम जो 2024 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो दो मेजर पार्टीज सामने आई थी गठबंधन में, NDA और इंडिया। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि न तो NDA को न तो इनको इंडिया को पूर्ण बहुमत मिला। तो बहुमत बनाने के लिए इनको बिहार में जो RJD पार्टी है नीतीश, और आंध्र प्रदेश में जो पार्टी है उन दोनों से NDA सरकार का गठबंधन हुआ। फिर आज भारत सरकार प्रेजेंट में है वो NDA सरकार बना पाई है। तो जो मेन बिहार और आंध्र प्रदेश को जो सरकार ने भारत सरकार ने अपने पक्ष में किया, तो उसके लिए जो उस समय का संबंध था, कह सकते हैं कि जो गठबंधन था उसका जो परिणाम है, उसके जो प्रभाव यहाँ दिखते हैं हमारे बजट में। तो जो हमारा बजट आया उसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिए गए। तो है राजनीतिक कारण से, बट ठीक है, कहीं का विकास होना चाहिए, हमें बस इतना मतलब है, तो हमारे देश का ही विकास होगा। बिहार के भाई लोगों के लिए अच्छा है, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, स्किल पर काम किया जाएगा, तो अच्छी बात है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की है। और तो मेन जो विशेष पैकेज न्यूज़ में रहा है वो इसी कारण से रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन था उसका जो जून में परिणाम आया, तो बिहार और आंध्र प्रदेश का भारत सरकार को बनाने में विशेष योगदान रहा है, तो उनको स्पेशल पैकेज के तौर पर दिया गया। तो इनमें अब विशेष पैकेज के बारे में हम देखते हैं तो उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की गई थी। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल घोषणाएं की गई हैं। विशेष पैकेज के तहत क्या आता है तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि सिंचाई और बाढ़ शमन। तो इन घोषणाओं में बिहार में सिंचाई और बाढ़ शमन परियोजनाओं जैसे कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक और अन्य योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। तो जो हमारे मेन तो ये है कि पढ़ना क्या है, जैसे
अब ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी हो उसको मार दो रट्टा या पढ़ डालो, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी में जैसे कि यहाँ पे डाटा, ये डाटा का कोई मैटर नहीं करता कि 11,500 करोड़ है, स्टूडेंट रखते रहते हैं 12,000 करोड़ 11,000 करोड़, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो रहा है। तो ये सब कुछ नहीं करना। अगर स्टेट पीसीएस है तो पहुँच भी सकता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में भी इतना वो नहीं पहुँचता है, पर यूपीएससी के लिए कोई मैटर नहीं करता ये डाटा वगैरह, तो इसको आप बोल सकते हैं। मेन जैसे ये जैसे इसमें है कि जो स्पेस पैकेज के तहत सिंचाई और बाढ़ से संबंध में, तो बिहार में कोसी मिर्ची इंटर स्टेट लिंक एक योजना चल रही है, उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। और एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ये है जो सूर्योदय नहीं पूर्वोदय विकास भी विरासत भी, ये नाम एक इनिशिएटिव केंद्र सरकार का है जो पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो हमारा इधर का राज्य है, इधर हो गया कौन पश्चिम बंगाल, इधर हो गया बिहार, यहाँ पे हो गया उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे हो गया उड़ीसा, यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों को पूर्वोदय नाम से एक विकास भी विरासत भी पूर्वोदय नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इनिशिएटिव सरकार की है सर्वांगीण विकास के लिए। तो इसमें मेन एक देखो, पूर्वोदय योजना का उद्देश्य खनिज संपदा से संपन्न इन राज्यों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके तहत विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास, अवसंरचना के विकास, आर्थिक अवसरों के सृजन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार क्षेत्र को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का इंजन बनाया जा सकेगा। यानी कि जो पूर्वोदय योजना है इसके तहत 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, 5 राज्यों को पूर्वोदय विकास में विरासत भी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया। इसके तहत मानव संसाधन विकास, अवसंरचना के विकास, आर्थिक अवसरों के सृजन पर ध्यान दिया जाएगा, जिनसे भारत के विकास में एक बेहतर कदम हो सकता है ये। तो अब जैसा ये एक ये देता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के मुख्य अपडेट। तो हम लोग जानते हैं कि जो 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, इसके तहत एक नया राज्य बनकर आता है तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो तेलंगाना, इसकी राजधानी जो हुई थी वो आंध्र प्रदेश हुई थी, वो हैदराबाद हुई थी, है ना। आंध्र प्रदेश की जो कवारती हो गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई है। पोलावरम सिंचाई परियोजना, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों बेस में, कि पोलावरम सिंचाई परियोजना प्रगति पर जारी है जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना से हमारे देश को की खाद्य सुरक्षा कैसे सुधरेगी, या कुछ पूछ सकता है इस टाइप का। एक ये अच्छा है विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, जो विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें कुपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, जो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना का जो हैदराबाद है और जो कर्नाटक में बेंगलुरु है, तो हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ओरवाकल नोड, और ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, और एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई जो है तमिलनाडु। यानी कि देखा जाए इनका अगर प्लेसेस देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऐसे बात कर रहा है कर्नाटक और तेलंगाना इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें कुपार्थी नोड बनाने की बात कर रहा है, इसमें ओरवाकल नोड बनाने की बात कर रहा है ना। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसको याद रखने लायक है। ये विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा में कुपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओरवाकल नोड में महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे पानी, बिजली, रेलवे, सड़क के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है राज्य सरकार के लिए। राज्यों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज के बारे में, तो जैसे इसमें हम लोग जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली है वो विशेष पैकेज के बारे में क्या कहता है, विशेष पैकेज कहाँ तक सही है और इनमें आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं, ये सारी की चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो विशेष पैकेज से तात्पर्य क्या है कि भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक चुनौती का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान
की जाने वाली ये वित्तीय सहायता है और इसके तहत अन्य राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जिस राज्य की भौगोलिक सीमा की चुनौती हो, सामाजिक चुनौती हो या आर्थिक चुनौती हो, आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक 3 फैक्टर काम करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौन वित्तीय सहायता देता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे राज्यों को जिनमें भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे जो राज्य होते हैं उनको सहायता देती है केंद्र सरकार। और ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की विवेकाधीन शक्ति होती है। इसके तहत कोई भी राज्य क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको मिला, मेरे को नहीं मिला। सरकार जिसको चाहे दे सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कोई आदमी है, सरकार जो जैसे नीति आयोग वो करता है, एडवाइस करता है, तो इस तरह की है। लेकिन केंद्र सरकार की विवेकाधीन शक्ति, तो हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन है। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो विशेष राज्यों या संविधान में उल्लिखित कुछ मामलों के संबंध में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अनुच्छेद 371, 371A से 371H तक और 371J। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरह से, ये देखो, विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन होते हैं। ये पैकेज आवश्यकता आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है। मतलब एक तो विशेष पैकेज आवश्यकता के अनुसार दिए जाते हैं, लेकिन आवश्यकता एक मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर बिहार और आंध्र प्रदेश में देखा जाए, ठीक है, मानते हैं आवश्यकता थी, बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, आंध्र प्रदेश को भी आवश्यकता थी, विशेष पैकेज देना चाहिए था। बट अभी जो सेंट्रल का देने का पर्पज़ है वो मेन राजनीतिक कारण है। तो इसमें यही बात कर रहा है कि जो केंद्र सरकार की वैसे तो विवेकाधीन शक्ति है, बट आवश्यकता आधारित हो सकती है विशेष पैकेज जो होता है, लेकिन विशेष आवश्यकता इसकी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये इस संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है, यानी कि लीगल होता है। ये कोई वो नहीं है कि सरकार जिसको चाहे, मतलब लीगल होता है सरकार की विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 82 में विवेकाधीन अनुदान के बारे में बताया है कि केंद्र और राज्यों दोनों की किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य दोनों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान ग्रांट करने का पावर देता है, भले ही उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। मतलब उनकी विधायी क्षमता के भीतर हो या ना हो, लेकिन ये लीगल होता है। ये आर्टिकल 8282 में विवेकाधीन अनुदान के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि राज्यों को विशेष पैकेज देने की जरूरत क्यों है। राज्यों को विशेष पैकेज देने की जरूरत क्यों? राज्यों को विशेष पैकेज देने की जरूरत क्यों? तो इसमें किसी भी राज्य को विशेष पैकेज क्यों दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य को विशेष पैकेज क्यों देती है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया है कि जैसे राजकोषीय नुकसान की भरपाई करने के लिए, अगर किसी राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है या बढ़ता ही चला जा रहा है, तो केंद्र सरकार उससे निबरने के लिए विशेष पैकेज दे सकती है। दूसरा, जैसे अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए, जैसे अगर किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, जैसे अभी इस टाइम पे सोलर सेल के लिए सरकार राज्यों को स्पेशल पैकेज दे रही है। ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं जिनको सरकार लाना चाहती है देश के अंदर, तो राज्यों को इसके लिए पैकेज दिया करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तथा बाढ़, भूकंप तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए, जैसे केंद्र ने चक्रवात मिचोंग के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए फंड जारी किए थे। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे बाढ़ आपदा, सुनामी कोई भी आ जाती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान या ग्रांट या स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करती है उन लोगों की मदद करने के लिए। अभी जैसे मिचोंग करके एक चक्रवात है जो कि कर्नाटक तमिलनाडु में विशेष रूप से
नुकसान पहुंचाया था, तो केंद्र सरकार ने इनको कर्नाटक और तमिलनाडु को एक फंड जारी किए थे। इसमें तीसरा फैक्टर बताता है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए देश के गरीबी क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन करना। जैसे मान लो अगर मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एरिया है, महाराष्ट्र ज़्यादा विकास कर रहा है, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, नक्सली एरिया ज़्यादा है। तो सरकार अब छत्तीसगढ़ को स्पेशल पैकेज के तहत फंड अवेलेबल करा सकती है कि यहाँ भी जो महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो पिछड़ापन है, तो सरकार यहाँ के गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज दे सकती है। ऐसे मानव विकास के लिए ज़रूरी, मतलब मानव विकास के लिए ज़रूरी अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर जैसे अभी केंद्र सरकार ने जो जैसे होम लोन देती है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना करके, एंड जो कई सारी योजनाएं होती है जो केंद्र सरकार लोगों के विकास के लिए देती है, तो राज्यों को इसके लिए सिंपल सा फंड है। जैसे पीडीएस सिस्टम सरकार गन्ना अनाज खरीदती है, फिर राज्य सरकार को सौंप देती है, आप सरकार को मतलब लोगों तक पहुंचाओ। तो ये सरकार का मतलब केंद्र सरकार राज्यों को अब फंड देती है, कोई सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देती है, तो जिससे गरीब लोगों को इससे फायदा हो जाता है। तो अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, बताया है ना। फिर कई राज्यों की राजस्व घाटे की निरंतरता को रोकने के लिए, अगर राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है, मान लो जैसे मध्य प्रदेश का या किसी राज्य का राजस्व घाटा बढ़ा है, अब नेक्स्ट ईयर भी क्योंकि राजस्व घाटा को भरने के लिए सरकारें लोन लेंगी, और लोन लेंगी तो उसका ब्याज भी बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए और ब्याज बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी होता रहता है, तो इसलिए राजकोषीय घाटा बढ़ता रहता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि जिस राज्य से बढ़ रहा होता है उसको फंड अवेलेबल करा देती है, तो उसका राजकोषीय घाटा हो गया, जहाँ एक साल सही हो गया तो नेक्स्ट ईयर सरकार मैनेज कर लेती है, और जब जैसे ब्याज वगैरह नहीं बढ़ी तो घाटा नहीं होता, कम होता है। तो ऐसे में सरकार स्पेशल पैकेज दे सकती है। यानी कौन कौन से देखो, एक राजकोषीय नुकसान होने की स्थिति में अवसंरचना डेवलपमेंट के लिए दे सकती है, बाढ़ भूकंप आपदा आने के पर दे सकती है, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए दे सकती है, मानव विकास के लिए जरूरी मतलब मानव विकास के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दे सकती है, कई राज्यों की राजस्व घाटे की निरंतरता को रोकने के लिए दे सकती है। तो विशेष पैकेज सरकार इन कारणों से दे सकती है। फिर आता है कि राज्यों को विशेष पैकेज देने के निहितार्थ क्या हो सकते हैं। तो राजकोषीय विकास विवेक, राजकोषीय विवेक यानी विशेष पैकेज प्रदान करने से केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। राजकोषीय विवेक यानी विशेष पैकेज प्रदान करने से केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। दूसरा कहता है गवर्नेंस संबंधी मुद्दे कि इन विशेष पैकेजों का प्रभावी उपयोग उन्हें प्राप्त करने वाले राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, अगर प्रशासनिक क्षमता अच्छी नहीं रहेगी तो कितना ही पैसा सरकार अवेलेबल करा देगी, केंद्र सरकार करा देगी, तो अगर उसका बेहतर तरीके से प्रशासनिक रूप से देखरेख नहीं किया जाता तो वेस्ट होता है। तो यही बोल रहा है कि इन विशेष पैकेजों का प्रभावी उपयोग इन्हें प्राप्त करने वाले राज्यों की प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है। खराब प्रशासन, कुप्रबंधन, धन की अकुशलतापूर्ण उपयोग रिसाव का कारण बन सकता है। अंततः अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का पूर्ण लाभ हासिल नहीं होगा। दूसरा की निर्भरता, विशेष पैकेजों से अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक आत्मनिर्भर विकास सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को हतोत्साहित कर सकते हैं, राज्यों को केंद्रीय सहायता पर निर्भर बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई राज्य है वो पिछड़ रहा है, केंद्र सरकार ने उसको फंड अवेलेबल करवा दिया, अब वो राज्य की आदत बन जाएगी कि वो अपने राज्य के विकास के लिए कुछ काम नहीं करेगा और बोलेगा कि जब पिछड़ जाएगा तो केंद्र सरकार हमको फंड अवेलेबल कराएगी ही, तो हम क्यों मतलब इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट करें। तो इसलिए केंद्र पर निर्भरता बढ़ जाएगी राज्यों की, तो ये भी एक चुनौती भरा हो सकता है। संघवाद से जुड़े मुद्दे, तो विशेष पैकेजों का असमान या राजनीतिक रूप से प्रेरित वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को खराब कर सकता है, ऑफकोर्स खराब कर सकता है। जैसे अभी राजनीतिक कारण से बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, उनके पड़ोसी राज्य या जिनमें उनकी सरकार नहीं है मान लो, तो वहाँ पे राज्यों के बीच एक तनबनी बन सकती है कि सरकार केवल अपने पार्टी वाले राज्यों के लिए ही कर सकती है, और इससे मेन
जो वहाँ रहने वाले लोगों, जैसे अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, तो अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या अन्य कोई राज्य हो जो पिछड़ापन है, वहाँ के लोगों पर ये संदेश जाएगा कि सरकार उन्हीं राज्यों, केंद्र सरकार उन्हीं राज्यों के विकास पर फोकस करती है जो जहाँ उनकी सरकार होती है। तो इससे लोगों पर असंतोष बढ़ेगा, है ना। इससे हमारे देश की एकता अखंडता को चुनौती होगी, है ना। और क्या हो सकता है कि इसके अलावा विशेष पैकेज ना मिलने वाले राज्य उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। वही ना अभी बताया ना कि अगर एक राज्य को दिया जाता है, दूसरा राज्य से संघवाद का मेन चुनौती हो सकती है, उसके लिए चुनौती खड़ा, मतलब एक वो हो सकता है। इससे अंतर राज्य और केंद्र राज्य संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, राज्यों के बीच हो सकता है, केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक अशांति की बात करें तो लाभों के असमान या अनुचित वितरण की धारणा, लाभों के असमान या अनुचित वितरण की धारणा राज्य के विविध समुदायों के बीच सामाजिक अशांति, असंतोष को जन्म दे सकती है। बताया ना कि अगर एक राज्य को दिया जाएगा, दूसरे राज्य जहाँ पे सरकार ने, जहाँ पर नहीं मिलेगा, वहाँ राज्य के लोगों के बीच असंतोष की भावना जन्म लेगी। आगे की राह कि हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें फ्रेमवर्क कहता है कि मापने योग्य मानदंडों जैसे गरीबी का स्तर, बुनियादी ढांचे का अभाव, आपदाओं का प्रभाव आदि के आधार पर राज्यों को विशेष पैकेज का आवंटन करना चाहिए। इसके अलावा इस कार्य के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य फ्रेमवर्क विकसित करने की भी आवश्यकता है। साथ ही विशेष पैकेजों का राजनीतिक लॉबिंग के प्रभाव में आकार आवंटन करने से भी बचना चाहिए। तो इसमें यही कह रहा है कि जो सरकार विशेष पैकेज देती है उसके लिए एक मापने योग्य मानदंड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि राजनीतिक कारण से दे दे, इसमें साफ साफ मना कर रहा है कि राजनीतिक कारण से नहीं देना चाहिए। या कोई मानदंड हो कि गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, या बुनियादी ढांचे का अभाव है, या आपदाओं का प्रभाव है, ऐसे कोई मानदंड निश्चित कर लें कि अगर ये सिचुएशन आती है तो हम हर उस राज्य को देंगे जो जहाँ ये कंडीशन आएगी। ऐसा नहीं कि राजनीतिक कारण से आज उठ के इसको दे दिया, आज मन किया तो उसको दे दिया, ऐसा नहीं। मान लो जरूरत मध्य प्रदेश को हो, आप दे रहे बिहार को, मध्य प्रदेश जरूरत है आप दे रहे छत्तीसगढ़ को, तो जिस राज्य की जरूरत है उसी को दिया जाए। और ये कैसे डिसाइड होगा किस राज्य को जरूरत है, इसके लिए एक मानदंड बनाने की जरूरत है, किसी भी राजनीतिक कारण से लॉबिंग के तहत नहीं देनी चाहिए। तो इसमें यही बात किया है। अनुकूलित विकास परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे, रोजगार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही पहले या योजनाएं बनानी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं PPP। अतिरिक्त निधि व विशेषज्ञता जुटाने, केंद्र पर राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी राज्यों के विकास में शामिल करना चाहिए। अतिरिक्त निधि व विशेषज्ञता जुटाने, केंद्र पर राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी राज्यों के विकास में शामिल करना चाहिए। यानी एक सॉल्यूशन बढ़िया तरीका हो सकता है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक अच्छा, मतलब एक अच्छा, इसको पॉजिटिव सेंस पे ले तो काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिल सकती है, देश का विकास काफ़ी जल्दी हो जाएगा। 1947 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि देश को विकसित किया जाए, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छा, मैं तो इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ। इसमें निगरानी की, राज्य की प्रशासनिक दक्षता हो, वो बताया ना कि अगर फंड कितना भी अवेलेबल करा दो, अगर प्रशासनिक क्षमता नहीं रहेगी, कुप्रबंधन रहेगा, तो उसका विकास नहीं हो सकता। इसके लिए बोलता है कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने, धन के दुरुपयोग को रोकने तथा राज्य के राजस्व और केंद्रीय अनुदानों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र लागू किए जाएं। सख्त निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र लागू किए जाना चाहिए। इसमें आता है विकेंद्रीकरण। अधिक राजकोषीय स्वायत्तता, निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर खर्च को प्राथमिकता देकर विशेष पैकेजों की मांग को कम किया जा सकता है। यानी कि इस विकेंद्रीकरण की बात करता है, यानी शक्ति के डिवीजन पर बात कर रहा है। अगर डिवीजन पर बात करता है तो बोलता है कि जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है उनमें भी राजकोषीय वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें और वहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके पास में काम कर सकें। इसमें कहता है कि जो 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को उन योजनाओं में सीधे शामिल होना चाहिए जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका देश के विभिन्न हिस्सों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने भी सिफारिश की थी कि
कि केंद्र सरकार को केवल उन योजनाओं में शामिल होना चाहिए जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य विशेष के लिए ऐसा कुछ स्पेशल प्रोविजन, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो राज्य कर ही रही हैं। उनके लिए राज्यों को केवल प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। तो केंद्र सरकार को डायरेक्टली इन्वॉल्व उन्हीं में होना चाहिए जिनसे पूरे देश का विकास हो या पूरे देश को उससे लाभ होता हो। तो हम लोग का एक टॉपिक खत्म हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक क्या है? स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। जो स्थानीय गवर्नमेंट है, हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायतें और नगर पालिकाएं, उनकी ये बात करता है कि उनमें ऑडिटिंग किए जाने चाहिए। ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें पंचायतें में त्रिस्तरीय लेवल की ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बनाई गई, परिषद लेवल पर ये नगर पालिका ये भी त्रिस्तरीय है। तो इसमें जो ऑडिटिंग की बात के लिए इसमें न्यूज़ आ रही है, सुर्खियों में रही है, इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या है ये। तो कहता है कि हाल ही में गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। यानी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि गुजरात के राजकोट में एक लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया जो स्थानीय शासन का ऑडिटिंग करेगी। तो अन्य संबंधित तथ्य में हम बात करते हैं कि ये भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। ये अच्छा है, इसको याद रखने प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि सरकार लोकल गवर्नमेंट से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए एक केंद्र का उद्देश्य, इसका मेन जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना है स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना है ICAL, तो आईकाल बोल सकते हैं। तो यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है, मतलब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी। स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय काल के बारे में हम लोग इसके बारे में ICAL के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि है क्या। तो यह नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों के बीच सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। यह नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों, नीति निर्माताओं बोलते तो पॉलिसी मेकर और लेखा परीक्षकों ऑडिटर्स के बीच सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा और लेखा परीक्षकों के यानी कि ऑडिटर्स के निर्माण के लिए, क्षमता निर्माण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। यह स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। क्या स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप में कार्य करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार होगा। स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार होगा। यह जर्मनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जर्मनी जैसा शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के, मतलब ये भी जैसे हमारा नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, तैसे ही जो स्थानीय गवर्नमेंट है वहाँ भी स्थानीय सरकारों के लिए लेखा परीक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो होगा वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वाह बेटा, बढ़िया, अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आता है कि भारत में आईकाल जैसे केंद्र की आवश्यकता क्यों है ना। तो इसके बारे में लोग जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे केंद्र देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 8,000 शहरी
2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 8,000 शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग बढ़ाने, ज्ञान का आदान प्रदान करने, उत्कृष्ट कार्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने आदि में सहायक हो सकते हैं। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक केंद्र की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 8,000 शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग, मेन ये सहयोग को बता रहा है कि जैसे जो ऑडिटिंग लेवल पर होगी तो एक स्थानीय सरकार दूसरे स्थानीय सरकार या शहरी स्थानीय सरकार के बीच एक सहयोग की भावना जन्म लेगी। मतलब ये ठीक है फिर तो, है ना। इसमें था कि यह देश के अन्य देशों में अपनाई जा रही व्यवस्था के अनुरूप है। विश्व के 40 देशों में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, वाह अच्छी बात है, तो भारत में भी होना ही चाहिए। फिर इसमें सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में स्थानीय सरकारों की सहायता के लिए, जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके लिए सरकार स्थानीय सरकारों को जो प्रोत्साहित करती है वो इसके माध्यम से और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। फिर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर आर्थिक समृद्धि में वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक है। और इसमें एक और बताता है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिकाएं आवंटित फंड के प्रबंधन में लेखा परीक्षा के बाद तैयार वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती। ये एक चुनौती भरा काल है कि जो सरकार जो नगर पालिकाएं होती है, कोई भी सरकार होती है, वो अगर ऑडिट का जो होती है उसका अगर उपयोग नहीं, मतलब प्रबंधन नहीं करती है तो ये मतलब सही नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी भी सलाह को माननी चाहिए, देखनी चाहिए, अगर जो सही उसको लागू करनी चाहिए। और क्या इसमें कहता है कि स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा संविधान में भाग 9 की 11वीं सूची और भाग 9(1) में भाग 9(1) के तहत 11वीं सूची और 9(a) के तहत 9 के तहत 11वीं अनुसूची, 9(a) के तहत 12वीं अनुसूची। अब आप लोग बताएंगे कि 9B में क्या है, भाग 9B में क्या है, जोड़े गए थे। इसके स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। एक सेकंड, कोई नहीं। इस संविधान संशोधन मतलब जो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9A के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9B के तहत क्या जोड़ी गई थी आप लोग बताएंगे। स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया कि राज्य सरकारें, मतलब ये अनिवार्य हो गया है, पहले 1992 से पहले भी ग्राम पंचायतें थी, नगर पालिकाएं मतलब थी, लेकिन वो अनिवार्य रूप से नहीं होती थी। राज्य सरकारें जब चाहे तो पंचायत का चुनाव करवाते थे, जब चाहते तो नहीं करवाते थे। राजनीतिक कारण कुछ भी हो जाते थे, कुछ भी कारण हो सकते थे, आर्थिक कारण हो सकते थे, सामाजिक कारण हो सकते थे। लेकिन अब जब ये संशोधन हो गया है तो राज्य सरकारें के लिए अनिवार्य किया गया कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में पंचायत 3 लेवल पे होंगी, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर लेवल पे। और नगर पालिकाएं ये भी 3 लेवल पे होंगी, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के रूप में गठन करें। मतलब ये सरकार, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। अब अगर पंचायतों में 3 लेवल पर, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर लेवल पर पंचायतों का निर्माण किया जाएगा, ये अनिवार्य है। और नगर पालिका लेवल पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, राज्य सरकारों को गठन करना ये अनिवार्य है। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको अनिवार्य किया गया। 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की थी। पंचायती राज मंत्रालय ने 2020 में ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की थी। इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जो ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसको पंचायती राज मंत्रालय ने
पंचायती खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए बनाया था, विकसित किया था। तो उसको अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में, जो ऑडिटिंग के है उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 243 जी आर्टिकल 243 जी, जैसे अगर देखा जाए तो 237 तक हमारा राज्य सरकार आता है। 238 जो है, जो 238 है ये निरस्त हो गया है। अब जो 239, 230, 240, 241 ये केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है 242 तक, लेकिन 242 अब नहीं है, खत्म हो गया। अब जो बचता है 243, इसमें जो आर्टिकल भाग 9 जो है, भाग 9 के सारे इसमें है 9 का, इसमें 243 में जो है ना ये ए से लेकर जी एच जेड तक गया लगभग, तो काफ़ी बड़ा है आर्टिकल 243 जी। तो इस संविधान के अनुच्छेद 243 जी स्थानीय शासन निकायों की शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित किया करता है। आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 जी में स्थानीय शासन निकायों को शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 243 जी में क्या है, शक्ति के हस्तांतरण के मूल सिद्धांत के लिए मूल सिद्धांत। और 243 जे में, GHIG 243 जे में कहा गया है कि किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है, यानी ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। आर्टिकल 243 जे में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 जेड किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर नगरपालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। यानी 243 जे राज्य का विधानमंडल पंचायतों के द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। 243 जेड जो है वो राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। यानी आर्टिकल 243 जे विधानमंडल को देता है पंचायतों के लिए लेखा परीक्षा ऑडिट करने के लिए, और 243 जेड जो है विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति देता है किसके, नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली। जो स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली है वो क्या है, जो अभी फॉलो किया जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG होता है उसको स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। CAG जो है वो कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों और नियम 1971 से प्राप्त करता है। मतलब जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को ऑडिट करने का अधिकार वो शक्ति, कर्तव्य एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के से प्राप्त करता है। मतलब इसमें मेन जो कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि जो पब्लिक का पैसा कहीं भी पब्लिक का पैसा अगर इकट्ठा होगा, उसको खर्च किया जा रहा है, तो CAG का वहाँ अधिकार होगा कि वो उसको ऑडिट करे। वो किसी भी, मतलब इसीलिए स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसा कहीं भी हो उसका अपने आप अधिकार मिल जाता है। अगर लोगों का पैसा, मतलब पब्लिक फंड आएगा, पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसके प्रबंधन या देखरेख के लिए CAG वहाँ आएगा ही आएगा, उसको ये पावर होती है। तो इसमें CAG पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है, वह उनका परीक्षण करता है। ठीक है, अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों के परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निदेशक
स्थानीय निधि खातों के परीक्षक, स्थानीय निधि खातों के निदेशक लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। मतलब जो राज्यों में स्थानीय सरकारें होती हैं उनको जो ऑडिट करती हैं वो स्थानीय निधि खातों के परीक्षक होते हैं, स्थानीय निधि खातों के निदेशक होते हैं, वो इसकी लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं सामान्यतः। बट जो एक सीएजी वाला फंडा है ना, वो सीएजी को अधिकार कर सकता है, बट करे या ना करे ये राज्य सरकारें करती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना काम रहता है तो इनको दिए हुए हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करती हैं। स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करती हैं। कौन? स्थानीय निधि खातों के परीक्षक और स्थानीय निधि खातों के निदेशक। ये जो है राज्य सरकार द्वारा अवेलेबल कराया गया जो फंड होता है उसके उपयोग की लेखा परीक्षा करती हैं कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, ताकि इसकी जवाबदेही बनी रहे। तो सीएजी जो है वो स्थानीय निधि खातों के परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निदेशक के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। सीएजी इन संस्थाओं का निरीक्षण भी करता है। सर जो सीएजी है ना, इनका निरीक्षण करता है कि भाई तुम कुछ गलती मत करना, है ना। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का महत्व, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनकी जो ऑडिटिंग करने हैं उसकी क्या महत्व है, ऑडिटिंग करने से क्या होगी, तो इसमें हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो वित्तीय जवाबदेही बढ़ेगी, ठीक है, कि लेखा परीक्षा द्वारा सरकारी निधि के व्यय की सूक्ष्मता से जांच की जाती है। लेखा परीक्षा द्वारा सरकारी निधि के व्यय की सूक्ष्मता से जांच की जाती है, साथ ही वित्तीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार लेखा परीक्षा के जरिए धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन का पता लगाकर उसे रोककर लोक निधियों की सुरक्षा की जाती है। मतलब जहां भी पब्लिक फंड, लोक निधि आ जाएगा वहां पे सीएजी आएगा, और सीएजी तो वही वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। फिर प्रदर्शन मूल्यांकन, तो देखो लेखा परीक्षा वित्तीय लेन देन की जांच करने और स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेखा परीक्षा वित्तीय लेन देन की जांच करने और स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे अगर जब ऑडिट किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया कहाँ, इतना गया तो कहाँ किस पे खर्च हुआ। जब इतना खर्च हुआ तो काम भी दिखेगा, क्योंकि उसमें पारदर्शिता रहेगी, तो ये आम जनता को भी पता रहेगा। तो ये सुनिश्चित करती है कि वे स्थापित मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर सेवा वितरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों व सिफारिशों में सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने, स्थानीय निकायों को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। लोकतांत्रिक भागीदारी, तो लेखा परीक्षा गतिविधियां नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर शासन व्यवस्था को मजबूत करती है। जैसे मिड डे मील योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। जैसे मिड डे मील योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। लोक विश्वास, तो लेखा परीक्षा सरकारी संगठनों को जवाबदेह और सत्यनिष्ठ बनाते हैं। जो लोक विश्वास बना रहता है, तो जो लेखा परीक्षा है वो सरकारी संगठनों को जवाबदेह और सत्यनिष्ठ बनाने, वित्तीय परिचालनों में सुधार करने और नागरिकों एवं हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने में सहायता करते हैं। फिर विकेंद्रीकरण की कार्यों के हस्तांतरण, निधियों के अंतरण, पदाधिकारियों के स्थानांतरण की स्थिति के संबंध में लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, निष्कर्ष, मुद्दों की पहचान करने एवं विकेंद्रीकरण को और मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। मतलब विकेंद्रीकरण अगर देखा जाए तो इसके जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग से क्या फायदा हो सकते हैं, क्या महत्व हो सकता है, तो एक जवाबदेहिता बढ़ सकती है, प्रदर्शन मूल्यांकन अच्छा हो सकता है, सेवा वितरण बढ़ाया जा सकता है, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, लोक विश्वास बनाया जा सकता है, विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। तो ये इसके लाभ हो गए। इसमें है कि विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास। विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास मतलब इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है कि जो भागीदारी से कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ये विकेंद्रीकरण बढ़ेगा। देखो विकेंद्रीकरण हाशिए पर रहे समूहों सहित स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना मत प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। भागीदारी, तो विकेंद्रीकरण हाशिए पर रहे समूहों सहित स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना मत प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है।
फिर जैसे देखो बैक टू विलेज प्रोग्राम, जो जम्मू एंड कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम अपनाया गया था, वो उसमें यही किया गया था कि जन सामुदाय क्या उद्देश्य पंचायतों को सक्रिय करना, इनका जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था वो पंचायतों को सक्रिय करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विकास प्रयासों को निर्देशन प्रदान करना। मतलब जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर में, वो पंचायतों को सक्रिय करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वित्तीय प्रयासों को निर्देशित करना था। फिर आता है अनुकूलित समाधान। तो स्थानीय सरकारें समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौती को समझने और उनका समाधान करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। जो अनुकूल समाधान, तो जैसे अगर कोई मान लो कोई गांव है, तो गांव की समस्या गांव वाला व्यक्ति ही जानेगा ना, कि जो दिल्ली में बैठा हुआ सरकार का व्यक्ति है वो जानेगा, तो वो नहीं जानेगा। तो इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या वहाँ पे जो व्यक्ति हैं जो लोक कल्याण के लिए जागरूक है, उनसे सहायता लेनी पड़ेगी। तो यही है, इससे जन भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण बोलता है कि जो ब्यारा, गुजरात का एक जिला है ब्यारा, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस और अस्पतालों तक पहुंचने के लिए सड़कों का विकास। अब जैसे जब गर्भवती महिला होती है उनके लिए, जैसे अगर रोड खराब रहेगी तो दिक्कत होगी ना, तो इसलिए वहाँ पे ब्यारा में एक रोड एम्बुलेंस और अस्पतालों तक पहुँचने के लिए सड़कों का विकास एक अच्छा इनिशिएटिव है कि समय पर हो जाए, क्योंकि ये कभी चुनौती रहा कि जो गर्भवती महिलाओं की जो प्रजनन के दौरान मृत्यु का रेट है वो थोड़ा हाई रहा है, तो इसको कम करने के लिए काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बात करता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो क्या, ऑफकोर्स अगर विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। समाज के जो हाशिए पर रहे लोग हैं, कमजोर वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व जो है ना, कि विकेंद्रीकरण समाज में हाशिए पर रहे और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करता है। जैसे पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग 46 महिला प्रतिनिधि हैं। सोचो, हमने अगर जो देश में 100 अगर राजनीतिज्ञ हैं उसमें से 46 महिलाएं हैं स्थानीय लेवल पर, तो आज जो स्थानीय लेवल पर है उनमें जागरूकता बढ़ेगी और इससे महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। अगर विकास की बात करें तो विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर शक्तियों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करके विकास को बढ़ावा देता है। इससे ठोस परिणाम सामने आते हैं। जैसे दिसंबर 2022 तक मनरेगा के तहत 517 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का जियो टैग कर उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया। दिसंबर 2022 तक मनरेगा के तहत 517 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का जियो टैग कर उन्हें सार्वजनिक डोमेन से उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य सेवा में समानता, जैसे 1978 के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आल्मा अता घोषणा पत्र ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में अधिक समानता प्राप्त करने के लिए समुदायों के बीच सेवाओं के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। जल प्रबंधन, विकेंद्रीकरण सरकार को लोगों के करीब लाता है। विकेंद्रीकरण सरकार को लोगों के करीब लाता है क्योंकि सरकार विकेंद्रीकरण के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच पाती है। संसाधनों को संधारणीय रूप से प्रबंधित करने एवं पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का उपयोग करने में सहायता करता है। हमारे देश में की इतिहास रहा है पारंपरिक ज्ञान, कि जो ऑपरेशन आज किया जा रहा है वो हमारे 5000 ईस्वी पूर्व पहले भी किया जाता था। तो ये हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसको उपयोग करने में काफ़ी बेहतर माध्यम हो सकता है। जैसे देखो, जो अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना का उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में संधारणीय तरीके से भूजल का प्रबंधन करना। जैसे अटल भूजल योजना जो महाराष्ट्र में जो छत के अंदर, आंध्र प्रदेश में छतों में पानी किया जाता था, गुजरात में देखो तो, राजस्थान में देखो तो वो बना के अभी भी शायद कुछ करते हैं कुछ गाँवों में पानी को बचाने के लिए। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में संधारणीय तरीके से भूजल का प्रबंधन करना होता है। ऐसे ही इनिशिएटिव हो सकते हैं। विकेंद्रीकरण के तहत सरकार लोगों को जागरूक और उनमें भागीदारी के माध्यम से बढ़िया इनिशिएटिव ले सकती है। फिर इस प्रकार स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर, उनके संसाधन आधार को विस्तृत करके, अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करके, निगरानी तंत्र को मजबूत कर, विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करके समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो समावेशी विकास है ये बहुत जरूरी है। किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता अगर उस देश में
जो नीचे तबके के लोग हैं वो जागरूक या उनको नहीं वो किया जाता। अब देश के 4 लोगों को ऊपर कर दोगे और इससे बोल दोगे देश का विकास हो गया। जैसे अगर भारत में देखा जाए यहाँ के जो काफ़ी ज़्यादा बट बोलना सही नहीं बट ठीक है कि जैसे जो देश की जीडीपी ठीक है अब वर्ल्ड लेवल पर 5th नंबर पे है। अगर पीपीपी के माध्यम से देखते हैं तो 3rd लेवल पर है। पर क्या जब जितनी जीडीपी है तो क्या लोगों में समान रूप से वितरित है? नहीं, वो कुछ ही लोगों के पास सिमट के रह गई है, जिससे भूखमरी गरीबी और बढ़ती ही जा रही है और सुधर नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि धन का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए कि अगर धन का एकत्रीकरण किसी एक पर संकेंद्रित हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। फिर इसमें स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा से जुड़े मुद्दे। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा से जुड़े मुद्दे मतलब चुनौतियां क्या हैं? जो स्थानीय निकाय होते हैं उनमें जो ऑडिटिंग करना है उसके क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? तो रिकॉर्ड रखने का खराब तरीका, जो उनमें कुछ इशू है। कई स्थानीय निकायों के वित्तीय रिकॉर्ड अधूरे हैं और सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। कई स्थानीय निकायों के वित्तीय रिकॉर्ड अधूरे हैं और सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों एवं स्थानीय निकायों में एक समान लेखा परीक्षा मानकों का अभाव भी है। इससे लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता आती है। एक राज्य जो है वो लेखा परीक्षा का कोई दूसरा मानदंड अपना रहा है, दूसरा राज्य दूसरा अपना रहा है, तो इससे एक रूपता नहीं आती। इससे जो ऑडिटिंग है वो भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुशल कर्मियों का अभाव है कि स्थानीय निकायों में अक्सर खातों को बनाए रखने के लिए योग्य लेखा परीक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निकायों को अक्सर खातों को बनाए रखने के लिए योग्य लेखा परीक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त या सतही लेखा परीक्षा हो सकती है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो जाती है। अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप होना, जैसे विविध एजेंसियों जैसे राज्य लेखा परीक्षा विभाग, स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षक और सीएजी के बीच लेखा परीक्षा जिम्मेदारियों का विभाजन श्रम एवं अक्षमता पैदा कर सकता है ना। इन तीनों का ओवरलैपिंग हो जाती है तो समस्या आ जाती है। पुरानी प्रक्रिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? यही बोलता है कि 11वें वित्त आयोग के अनुसार कई राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए प्रारूप एवं प्रक्रियाएं दशकों पहले तैयार की गई थी और उनकी बढ़ी हुई शक्तियां, संसाधनों और जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें अपडेट नहीं किया गया। ये एक बड़ा इशू है। कम जागरूकता है। देखो आम जनता और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं व उनके महत्व के बारे में जागरूकता कम है। इससे सार्वजनिक जांच और जवाबदेही कम हो जाती है। अगर आगे की राय जो सॉल्यूशन देना चाहता है तो इसमें सॉल्यूशन में क्या बताता है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिश है। जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं, उसको जान लेते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायतों के लिए लेखा परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप इस तरह से तैयार किए जाएं कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल एवं समझने योग्य हों। कहता है कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायतों के लिए लेखा परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप इस तरह तैयार किए जाएं कि वे पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल एवं समझने योग्य हों। स्थानीय निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार डीएलएफए या किसी अन्य एजेंसी की स्वतंत्रता को राज्य प्रशासन से स्वतंत्र बनाकर संस्थागत बनाया जाना चाहिए। मतलब जो ये है लोक लेखा परीक्षा स्थानीय निकायों में डीएलएफए है उसको अन्य एजेंसी से स्वतंत्रता या राज्य शासन से स्वतंत्रता बनाकर एक संस्थागत बनाया जाना चाहिए। उसमें ये बात कहता है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। और इस निकाय के प्रमुख को सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जांच विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए। कहता है कि स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो होती है वो राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए। साथ ही इन रिपोर्ट्स पर लोक लेखा समिति की तर्ज पर राज्य विधानमंडल की अलग सहमति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। फिर स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके लेखा परीक्षा करने के लिए नामित प्राधिकारी या सीएजी तक प्रासंगिक जानकारी रिकॉर्ड तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय निकायों में लेखांकन और लेखा परीक्षक मानकों को पूरा करने की क्षमता हो।
है ना। तो ये चीज़ ठीक है, बढ़िया है। इसमें कहता है कि जो और PRI के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए जो जनवरी वाले है उसको पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो आज हम लोग 2 ही टॉपिक रखते हैं। अभी इसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने कितना किया, हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया था पॉलिटी में, ये राज्य व्यवस्था एवं शासन में हम लोगों ने आज ये विशेष पैकेज को पढ़ा, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को पढ़ा। कल हम लोग इसको 3 टॉपिक कल के वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन इसको एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर लेंगे, नहीं 3 वीडियो लगेंगे। एक वीडियो हो गया है, दूसरा यानी कि 3 घंटे, 1 घंटे हो गए हैं, ये लगभग 3 में ख़त्म हो जाएगा, 2-3 ठीक है। और ये सब छोटे छोटे टॉपिक, ये तो एक एक पेज में भी नहीं है, ये सब काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक विशेष पैकेज स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का अध्ययन किया है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।